थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। एम आई ऑडिबल? इज दैट एम आई ऑडिबल? ओके, अभी हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और लोग कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हम 11 बजे से स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, जो भी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं। ओके देन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। My name is Payal Meena and I am selected in Indian Statistical Service 2023 with All India rank 33। तो मैं आज आपके साथ लाइव सेशन कर रही हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। काफ़ी एस्पायरेंट्स की बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उनको क्लियर करने के लिए आज मैं आपके सामने लाइव हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने मेरी जो क्वालिफ़िकेशन रही है, मैंने ग्रेजुएशन में मेरे पास सब्जेक्ट थे फिज़िक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, और ग्रेजुएशन के बाद मेरा जो मास्टर्स हुआ है वो भी स्टैटिस्टिक्स में ही हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, इन 2017। आफ्टर दैट मैंने 2018 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद मैंने 19 ड्रॉप किया है और 2020, 22 और 23 मैंने अपना रिटन भी क्वालिफाई किया है और अपना पर्सनालिटी टेस्ट मतलब 3 बार अटेम्प्ट किया है, और फाइनली 2023 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो जो मेरी जर्नी रही है एमएससी के बाद, जब मैंने पूरा एक साल मैंने अपनी प्रिपरेशन को दिया, मैंने सेल्फ ही किया है, कोई कोचिंग नहीं ली थी, सेल्फ प्रिपरेशन की है अपनी। तो मैंने 2018 में जब अपना रिटन दिया था, तो इंग्लिश में 1 नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन, तब रिटन मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। 19 ड्यू टू मैंने स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स दिए थे, तो मैंने आईएसएस उस साल ड्रॉप किया था, 19 मैंने नहीं दिया था। उसके बाद कोरोना टाइम की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे और मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया था। तो 2020 में मैंने अपने 5 टू 6 मंथ्स मैंने बहुत हार्डली प्रिपेयर किया, और उसके बाद जब मेरा रिटन क्वालिफ़ाई हुआ, तो मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट दिया। हाँ, मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी, कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की वगैरह सब। और पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैंने कितनी बार रिटन क्वालिफ़ाई किया है, कितनी बार पर्सनैलिटी टेस्ट दिए हैं और कितने नंबरों से मेरा रह गया था। तो 2020 में मैंने रिटन क्वालिफ़ाई किया, पर्सनैलिटी टेस्ट दिया, और तब मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, जस्ट बिकॉज़ ऑफ 3 मार्क्स। एंड आफ्टर दैट 21 का जो एग्ज़ाम था वो मेरे पर्सनैलिटी टेस्ट से पहले था, ड्यू टू क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव थी, तो वो पोस्टपोन हो गया था। तो मैंने 21 वाला अटेम्प्ट नहीं किया। उसके बाद 22 वाला मैंने अटेम्प्ट किया, उसमें मेरा रिटन क्वालिफ़ाई हुआ, मैंने फिर से पर्सनैलिटी टेस्ट दिया। मैंने हर बार इम्प्रूव करने की कोशिश की है, तो सेकंड टाइम 2022 में मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। And third time finally I got selected and I got 477 marks,
ओवरऑल आउट ऑफ 1200, मतलब इंटरव्यू के बाद जो टोटल में से आता है 1200 में से 477। ठीक है, तो ये थी मेरी यूपीएससी जर्नी। इसके बाद मैं अपने पूरा प्रिपरेशन जो मैंने किया, कैसे किया, तो जब मैंने अपना एमएससी किया उसके बाद जब मैंने 1 साल दिया इसको, तो 1 साल काफ़ी बड़ा टाइम होता है। मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, सेल्फ अपने अकॉर्डिंग मेरे पास एमएससी के नोट्स थे, मैंने बुक्स पढ़ी, अपने नोट्स खुद प्रिपेयर किए। उसके बाद उन्हीं को अच्छे से जितना मैं कर पाती थी, क्योंकि तब मेरे पास कॉन्टैक्ट्स कम थे, मैं ज़्यादा किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं थी, सोर्सेज़ मेरे पास कम थे, तो जितना मेरे पास था मटीरियल उसी को बार-बार मैंने रिवाइज़ किया और जितना मुझसे हो पाया 18 में मैंने वो अटेम्प्ट किया। हाँ, मेरे ऑल पेपर्स क्लियर थे, पर जस्ट बिकॉज़ मैंने इंग्लिश की इतनी कोई अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी, मुझे कहीं न कहीं ये लगता था कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मैं ऐसे प्रिसाइज़ ये सब लिख लूँगी, पर ये कहीं न कहीं मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था और जिसे मैं अपना नेगेटिव पॉइंट भी मानती हूँ कि, और वो चीज़ आपको लेकर नहीं चलनी है कि ओवर कॉन्फिडेंट आपको कहीं भी नहीं होना है, हर पेपर को टाइम देना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने जीएस क्लियर नहीं किया तो और पेपर में आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो, आपका हो जाएगा, तो नहीं। यहाँ पर जीएस और जनरल इंग्लिश ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको 1 नंबर से भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक मी, मैंने ये चीज़ वहाँ भुगती। उसके बाद मैंने 2020 में जब प्रिपेयर किया, मैंने जीएस को भी टाइम दिया, मैंने जनरल इंग्लिश को भी बहुत अच्छे से टाइम दिया और ये पेपर मेरे अब हमेशा क्लियर थे, 20 में भी थे, 22 में, 23 में, कभी मेरा इनकी वजह से तो नहीं रहा। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि अब हर पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आऊँगी जनरल इंग्लिश पे। तो जनरल इंग्लिश के लिए मैंने स्पेशली कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कोई बुक पढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं जैसे कि करंट अफ़ेयर्स के लिए एडिटोरियल्स देखा करती थी। मोस्टली जो हमारे एसे होते हैं, वो हमारे करंट पॉइंट से रिलेट करके करते हुए आते हैं। लाइक वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड हो गया या पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे रिलेटेड ही टॉपिक्स बनते हैं। तो अगर आप एडिटोरियल ले रहे हो टाइम टू टाइम, तो कहीं न कहीं वो आपकी जनरल नॉलेज को भी इंक्रीज़ कर रहा है और आपको वहाँ से बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, आपका एक अच्छा एसे राइट करने के लिए। और हाँ, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी काफ़ी अच्छे से एनालाइज़ किया कि कौन से पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो 18 में जैसे कि मैंने 18 का तो मुझे याद नहीं है, पर आफ्टर 2020 मैंने सिर्फ़ वुमेन एम्पावरमेंट पे ही अपना एसे टाइप किया है, क्योंकि हर साल वो आता था। वो चाहे किसी भी तरीके से आए, जैसे 23 में एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेट करते हुए आया था, पहले किसी और चीज़ से रिलेट करते हुए था, पर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेट करता था। तो अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लिया, तो वो आपके पॉइंट्स वहाँ कलेक्ट हो गए। आप उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको जीएस में भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको जनरल इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ लेकर आप चल सकते हो। तो मैं ना एडिटोरियल्स को बहुत बेस्ट मानती हूँ कि आप अगर एडिटोरियल्स देख रहे हैं रेगुलर, क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की उतनी आदत नहीं है कि मैं एडिटोरियल पढ़ लूँ। तो अगर जो पढ़ता है इट्स वेल एंड गुड, उसके लिए बहुत बढ़िया है, पेपर पढ़ना चाहिए। पर जैसे कि मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का कभी रहा नहीं, मैं उतनी कंसिस्टेंट न्यूज़पेपर के लिए कभी नहीं हो पाई, इसलिए मैं एडिटोरियल रेगुलर लेती थी। 1 घंटा, डेढ़ घंटे की जितनी भी वो क्लास होती थी, मैं हमेशा लेती थी। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर स्टडी लवर वीर करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से अपने एडिटोरियल्स कवर अप किए थे। मैं उस पे रेगुलर थी। अ, उसके बाद प्रिसाइज़, तो आप ऐसा कर सकते हैं ऐसे के लिए, जो कि ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आपने 2-4 पॉइंट्स ले लिए, 2-4 टॉपिक्स ले लिए, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे ले लीजिए, पॉलिटिक्स, सोशल सोशल जो सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड 6-7 टॉपिक्स पे आप अपना एक ऐसे लिख के रख सकते हैं। तो जितना अच्छा आपसे हो पाए, जहाँ से जिस सोर्स से आपको जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सके, वो आप उस ऐसे के अंदर टाइप कीजिए, उसे रिपीट कीजिए, कहीं न कहीं वो आपको प्रॉफ़िट देगा और वो आपको हेल्प करेगा कहीं न कहीं लिखने के लिए। इसके अलावा आप क्वोट्स यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे के अंदर। जब आप कोई अच्छा क्वोट डालते हैं, कन्क्लूज़न में डालते हैं या अपने इंट्रोडक्शन में डालते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है कि किसी पर्टिकुलर, जैसे किसी हमारे पहले किसी, जैसे विवेकानंद जी ने कुछ कह दिया या महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कुछ कोट्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। तो वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है, पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालता है आपके एग्ज़ामिनर पे, जो भी वो चेक कर रहा है कॉपी को। तो
आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। प्लस आप अपना इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास काफ़ी कॉपीज़ होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर कॉपी को बहुत अच्छे से चेक करते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप उसके चैलेंजेस लिखिए, जो पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स हैं वो लिखिए, मतलब हर चीज़ आपको हर क्राइटेरिया में, मतलब मल्टी डायमेंशनल में सोचकर आपको उस चीज़ का आंसर देना है। तब जाके आपका ऐसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा उनके ऊपर। और ट्राई कीजिए कि कभी किसी भी पॉलिटिशियंस को या किसी भी गवर्नमेंट को आप नेगेटिवली वहाँ पर प्रेज़ेंट ना करें, क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा अब हम आते हैं प्रिसाइज़ के ऊपर। प्रिसाइज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये कर सकते हैं कि 5 ईयर पेपर्स में कैसे प्रिसाइज़ आ रहे हैं, या फिर कोई और एग्ज़ाम्स जिसमें प्रिसाइज़ यूज़ होता हो, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही आप अच्छे से अपना ऐसे अपना प्रिसाइज़, पैराग्राफ, ये सब तो आपको प्रैक्टिस से ही होगा। जितना आप लिखेंगे उतना अच्छा होगा, आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि वहाँ पर आता है ब्लैंक पेपर। बहुत से बच्चों की जो, जैसे कि मेरी रही है, कि मैं स्टार्ट यहाँ से करती थी तो टेढ़ा लेकर जाती थी। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। आपकी राइटिंग भी राइटिंग काफ़ी अच्छा उन पे इम्पैक्ट डालती है। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपने क्या लिखा है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे प्रिसाइज़ और पैराग्राफ, ये सब आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप 5 इयर्स पेपर्स के टॉपिक्स देख सकते हैं। मोस्टली आप उनसे रिलेट कर पाएँगे कि हाँ, कहीं न कहीं आपको वो प्रॉफ़िट देगा और आप आगे उस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, पर मैं इन सब के आंसर, क्योंकि मेरे पास एस्पायरेंट्स के काफ़ी पहले के क्वेश्चन्स हैं, तो हो सके तो आप लास्ट में एक बार अपने क्वेश्चन्स डाल दें, मैं उस टाइम आपको आंसर्स करूँगी। अभी जो एस्पायरेंट्स के मेरे पास क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं वो मोस्टली आप सबके भी वही क्वेश्चंस होंगे, तो मैं उन्हें क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद हम जैसे कि जो हमारी मोस्टली ग्रामर्स वाला जो पोर्शन है, पैसिव वॉइस हो गया, सिनोनिम्स हो गए, वो सब जो आते हैं, वो देखिए, मैंने उनको कोई बहुत एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया है। जहाँ मैं एडिटोरियल लेती थी, वहीं वीर सर क्या करते थे, लास्ट में रेगुलर 5 या 5 वोकैब्युलरीज़ रोज़ वो वहाँ पर प्रेज़ेंट करते थे। अवेलेबल होती थी, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल जाए, इट्स वेल एंड गुड, वरना तो अथाह है, आप कितना कर सकते हैं। इसलिए मैं उन तीनों को, हाँ, पैसिव वॉइस वो सब कर सकते हैं, वो अच्छा डालता है। बाकी जो आते हैं सिनोनिम्स वगैरह, वो इतना मैंने उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। मैं ऐसे प्रिसाइज़ और पैराग्राफ को बहुत टाइम देती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपको मार्क्स दिला सकते हैं, और ये क्वालीफाइंग के साथ-साथ आपको बहुत अच्छे मेरिट लिस्ट में लाने के लिए बहुत प्रॉफ़िट दे सकते हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाइए, आप एटलीस्ट ऐसे प्रिसाइज़ और पैराग्राफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं ये कहूँगी कि सिर्फ़ उन 2 10-10 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इससे बेटर है कि आप 30-30 मार्क्स के उन पर ज़्यादा आप फ़ोकस दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपका जनरल इंग्लिश से रिलेटेड हो गया है। जीएस के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आप अभी बिगिनर हैं, क्योंकि अभी 2024 के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अगर वो अब जीके उठाएँगे, तो उनके लिए ये सफिशिएंट टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, जो अगर अब 2025 के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। आप 1 साल पूरा आपके पास है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। टाइम टेबल कैसे बनाना है वो मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे मैंने प्रिपेयर किया। पर पहले जनरल स्टडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि उसमें पार्ट्स डिवाइड होते हैं कि 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं, 5 आपके ज्योग्राफी से, 5 पॉलिटिक्स और 5 इकोनॉमी प्लस करंट के साथ आपका रिलेट करते थे। पॉलिटिक्स भी करंट से रिलेट करती हुई आती है, ज्योग्राफी भी अब करंट से ही रिलेट करती हुई आती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप करंट से बिल्कुल अटैच रहें। आप एडिटोरियल देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, जैसे भी आपको जो भी सोर्स अच्छा लगता है, वैसे करके आप उस चीज़ से अपने करंट अफेयर्स को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कीजिए। ये करंट अफेयर हिस्ट्री के अलावा आपको हर जगह बहुत अच्छा प्रॉफ़िट देगा। तो करंट अफेयर तो मैं मस्ट कहूँगी, आप रेगुलर उसे 1.5-2 घंटा दीजिए, जीएस के लिए। अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैंने एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। मॉडर्न हिस्ट्री से ही मोस्टली क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 या 3 मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाते हैं। तो और ऐसा नहीं है, आप जैसे 5 ईयर पेपर्स को आप एनालाइज़ कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस जैसे हैं जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री से कवर अप हो रहे हैं।
कौन से रिपीट हो रहे हैं, आप उनको तैयार कर सकते हैं। एक बार उनको देख लेंगे तो कहीं न कहीं वो आपको प्रॉफ़िट देंगे। जैसे मैंने चैट जीपीटी को यूज़ किया इस साल, क्योंकि मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं थी कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ सकूँ। तो मैंने 5 ईयर्स पेपर्स को चैट जीपीटी के थ्रू उनकी एक पीडीएफ प्रिपेयर की, जितने क्वेश्चंस 5 साल में रिपीट हुए, मेडाइवल के, एंशिएंट के, वो मैंने वहाँ से तैयार किए। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम से तैयार की थी। हाँ, पर वो जो मेरा बेस था वो 2018 में मैंने क्लियर कर लिया था। और उसके बाद जब मेरा मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से एक बार क्लियर हो गया, आप जब एक बार किसी चीज़ को अच्छे से बेस क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद आपको उसको बार-बार पढ़ने की नहीं होती, आपको सिर्फ उसको रिवाइज़ करना होता है। तो वो चीज़ मैंने 18 में ही अपनी कंप्लीट कर ली थी। मेरा जीके हमेशा क्लियर रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट कि मेरा बेस वहाँ स्ट्रॉन्ग हो गया था। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स, ये मैंने अपना बेस पहले ही क्लियर कर लिया था, तो मुझे हर साल उसको स्टार्टिंग से पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक बार आप उसे पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। ताकि चाहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो सकता, पर बाय चांस अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, तो सेकंड टाइम आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उन चीज़ों को अपडेट करने की ज़रूरत हो जहाँ आपकी कमी रह गई है, ना कि दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत कभी भी आपको ना पड़े। तो अब मैं अ अ, आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बता चुकी हूँ, आप स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं। और एंशिएंट और मेडाइवल के लिए आप 5 ईयर्स पेपर्स को, 5 ईयर पेपर क तो हर क्वेश्चन को आप एनालाइज़ कर सकते हैं, वो आपको कहीं न कहीं प्रॉफ़िट ही देंगे। कभी भी ऐसा, जैसे आप ज्योग्राफ़ी है, ज्योग्राफ़ी कहीं न कहीं क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं और वो एक-दूसरे से रिलेट करते हुए ही आते हैं। तो आपको कहीं न कहीं वो पॉइंट्स मिलेंगे कि आप हाँ, उन्हें यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आप यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिक्स के लिए आप लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। लक्ष्मीकांत पूरी आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि जो मैंने एग्ज़ाम दिया है वो स्टैटिस्टिकल सर्विस का है, वो आईएएस का नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हाँ, उसे पूरा पढ़ना, बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पर जैसे कि मैं कहूँ, हमारे एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के तो ऑल टॉपिक्स आपको एक बार पढ़ने ज़रूर चाहिए कि कौन-सा आर्टिकल किस में आ रहा है। उसके अलावा आप जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, सिटीज़नशिप है और एंटी डिफेक्शन लॉ है। इसके अलावा मतलब 1 से 51 तक के आर्टिकल्स जो हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट्स तो आपको मुँह ज़ुबानी याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ़ जीएस में प्रॉफ़िट नहीं देंगे, आपको एक अच्छा एसे लिखने में भी बहुत प्रॉफ़िट देंगे कि कौन से आर्टिकल के अंदर कौन-सी चीज़ है और वो मतलब कि अबॉलिश होती है किस लेवल पे जाके, तो वो चीज़ आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट्स तो आपको मुँह ज़ुबानी याद होने ही चाहिए। और जितना आपसे हो सके पॉलिटिक्स आप वहाँ से कवर अप कीजिए, और इसके साथ-साथ वॉइस क्लियर नहीं है? अब क्लियर आ रहा है? एम आई ऑडिबल? हेलो? मे आई ऑडिबल? ओके, ओके। हाँ, तो अब हम आते हैं जीएस पर। जी, जी। तो आप क्या कर सकते हैं, जनरल स्टडीज़ के लिए आप 5 ईयर्स पेपर्स तो पक्का एनालाइज़ करें। पॉलिटिक्स में आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, एंटी डिफेक्शन लॉ, और ये सब आप क्लियर कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये पढ़ने ही चाहिए, आप अपने नोट्स उससे प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको जितना आप रिपीट करेंगे उतना आपका अच्छा होगा। इसके अलावा हम जाएँगे करंट अफ़ेयर्स, जिसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आप वहाँ पर एडिटोरियल का यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर डेली आप पढ़ सकते हैं करंट अफ़ेयर्स के लिए। ज्योग्राफ़ी के लिए मैंने परिहार की बुक यूज़ की थी। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की 11th-12th की बुक्स पढ़ सकते हैं ज्योग्राफ़ी के लिए, वो बेस्ट है। इसके अलावा आप करंट अफ़ेयर से जैसे भी आप लेंगे, आप एडिटोरियल देखेंगे, आपका ज्योग्राफ़ी भी उसके साथ-साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पेपर फर्स्ट के ऊपर। यहाँ आपका जीएस क्लियर हो गया है। पेपर फर्स्ट के लिए प्रैक्टिस आपको बहुत करनी होगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। इसके अलावा आप जो बुक लिस्ट है, मतलब जो आप बुक्स यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने की थी पेपर फर्स्ट के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, वीके जैसे आप एक सेकंड, वीके कपूर और एस सी गुप्ता की बुक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोहातगी की बुक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने एमएससी के नोट्स यूज़ किए थे। इसके अलावा वीके कपूर और एस सी गुप्ता
मैंने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पूरी बुक मैंने वहीं से प्रिपेयर किए थे अपने नोट्स। उसके अलावा रोहात की है। कंप्यूटर के लिए मैंने बालागुरु स्वामी यूज़ की थी। इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी बेस्ड अपने सारे नोट्स तैयार किए थे। वो मैंने यूट्यूब चैनल से तैयार किए थे। अभी मैं यूट्यूब चैनल का नाम तो रिमेंबर नहीं कर पा रही हूँ, पर हाँ, मैंने जो अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे एनसीईआरटी बेस्ड, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए हैं। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा पेपर सेकंड के लिए मैंने अपने एमएससी के नोट्स मोस्टली यूज़ किए हैं। उसके अलावा मैंने वैसे इन्फ्रेंस के लिए कभी कोई बुक पढ़ी नहीं है। वीके कपूर गुप्ता, एससी गुप्ता में जितना मटेरियल आपको मिल सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप उतना यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरे पास एमएससी के नोट्स थे। उसके अलावा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने मॉस्पाई की वेबसाइट को यूज़ किया है। इसके अलावा लास्ट ईयर अस्तित्व रंजन ने जो अपने टेलीग्राम चैनल पे जो मटेरियल प्रोवाइड किया था, वहाँ से मेरी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छी हुई। उसके अलावा अब हम चलते हैं पेपर थर्ड के ऊपर। पेपर थर्ड बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और आप उसमें कितना भी लिखिए, आपको मार्क्स उतना नहीं मिलेगा जितना आप लिख कर आएँगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अब जैसे कि सब बच्चे सोचते हैं कि उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, सैंपलिंग आ गई, इंडेक्स नंबर आ गया, टाइम सीरीज़ आ गई और इकोनोमेट्रिक्स आ गई, तो सब कुछ प्रिपेयर करना ऐसा थोड़ा-सा हेवी हो जाता है कि इतना सब हम कैसे कंप्लीट करेंगे। पर जिनके पास 1 साल का टाइम है, वो सब क्लियर करें, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ कर गई थी। मैंने अपना पेपर थर्ड में कोई टॉपिक ऐसा नहीं था जो छोड़ा था। हाँ, एडवांस टाइम सीरीज़ मैं 2022 तक मैंने कभी पढ़ा नहीं था। हाँ, 23 में मैंने उसे पढ़ा है और उसने मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट दिया। मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए उसके अंदर। तो आप, क्योंकि इस बार जो पैटर्न था, वो इस तरीके से था कि आपका अगर फर्स्ट क्वेश्चन इंडेक्स नंबर से है, तो सेकंड सैंपलिंग से है, थर्ड इकोनोमेट्रिक्स से। तो अगर आप कोई टॉपिक छोड़ देते हो, तो कहीं न कहीं आपका एक क्वेश्चन रह ही जाएगा। तो इसलिए आप जितना, अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ सारे टॉपिक्स आप क्लियर करें। मैं आपके उन चीज़ों की, पेपर थर्ड के लिए अगर आपको मैं बुक बताऊँ, तो दामोदर गुजराती है इकोनोमेट्रिक्स के लिए। इसके अलावा मैंने शहजाद चौधरी की बुक पढ़ी थी। मुझे दामोदर गुजराती थोड़ी-सी हाई लेवल लगी, इसलिए मैंने शहजाद चौधरी की बुक पढ़ी है इकोनोमेट्रिक्स से। इसके अलावा मेरे एमएससी के नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहे। इसके अलावा एडवांस टाइम सीरीज़ मैंने अस्तित्व रंजन के टेलीग्राम चैनल से पढ़ी। उसके अलावा तनुजित सर और शलेब सर, इनके नोट से मैंने अपना एडवांस टाइम सीरीज़ कंप्लीट किया। पेपर फोर्थ में मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहे हैं डेमोग्राफी और एसक्यूसी। 22 से पहले मेरे पास मल्टीवेरिएट एज एन ऑप्शनल था, मतलब मैं डेमोग्राफी और मल्टीवेरिएट को साथ में लेकर चल रही थी। पर 22 तक आते-आते मुझे कहीं लगा कि मैं उसमें उतना अच्छा गेन नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरा कैलकुलेटिव पार्ट उतना अच्छा नहीं था जितना मेरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। तो उसी हिसाब से मैंने उसको चेंज किया और एसक्यूसी लिया। एसक्यूसी के साथ, एक सेकंड, मैंने एसक्यूसी लिया और एसक्यूसी ने मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। मैंने काफ़ी अच्छा गेन किया उसके अंदर। तो उसके लिए मैंने एसक्यूसी के लिए, मुझे आई थिंक मेरी एक फ्रेंड है, उनके नोट्स थे और मैंने उसी से प्रिपेयर किया था। उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे प्रॉफिट दिया। उसके अलावा वाइटल के लिए मैंने हमारी जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है वीके कपूर की, उससे मैंने अपने वाइटल के नोट्स डेमोग्राफी के वहीं से लिए और हमारे एमएससी में भी वो एज एन सब्जेक्ट था, तो वहाँ से मुझे काफ़ी उसकी हेल्प हुई। तो ये मेरे सारे जो सोर्सेज थे जहाँ से मैंने पढ़ा है और तैयार किया है, वो ये सब था। बुक लिस्ट भी मैंने आपको साथ में बता दी है। इसके अलावा अब मैं आती हूँ कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप, जब आपको लगे कि हाँ, अब आप कर सकते हैं, तो आप कोई सा पेपर उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। हाँ, आप खुद नहीं एनालाइज कर सकते हैं, तो आप किसी फ्रेंड से कहिए जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे बोल सकते हैं, या आप किसी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप उनसे कह सकते हैं कि चेक कर लीजिए, ये कहीं कोई मिस्टेक है तो वो सॉल्व करें। तो एक दूसरे की हेल्प करने से क्या होगा कि आप कभी उनकी कर दीजिए, कभी वो आपकी कर देंगे, तो इनसे दोनों की हेल्प होगी। ठीक है, तो आंसर राइटिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना लिखेंगे उतना ही बेटर होगा। इसके अलावा हाँ, मल्टी डायमेंशनल आपको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे कि एडिटोरियल से कहीं से आपने ले लिया, आपने न्यूज़पेपर से पढ़ा, तो कहीं कोई टॉपिक आपको ऐसा मिल गया कि आप अपने एसे में यूज़ कर सकते हो या जीएस के किसी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो, तो आपको मल्टी डायमेंशनल सोचना ही पड़ेगा। इसके अलावा
जितना हो सके आप उसमें पॉजिटिव अप्रोच डालिए, चैलेंजेस लिखिए ऐसे के अंदर या फिर जीएस के भी किसी भी आंसर के अंदर आप अपनी पॉजिटिव अप्रोच लगाइए। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्टिंग से रिपीट करती आ रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप एनालाइज कीजिए, आप उन्हें देखिए। हर किसी पेपर के लिए, इंग्लिश हो, जीएस हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबके लिए आप उसे एनालाइज कीजिए कि किस टॉपिक पे कितनी चीजें रिपीट हो रही हैं, किस टॉपिक से वो कवर अप कर रहा है। इसके अलावा अब हम इंटरव्यू बोर्ड कि इंटरव्यू बोर्ड मेरा कौन सा था और मेरा इंटरव्यू का क्या रहा। ठीक है, मेरा इंटरव्यू था मिस्टर विद्युत बिहारी जी का, और उनके साथ 3 मेंबर्स और थे। एक मैम थी और चेयरमैन के अलावा 2 सर और थे। तो इंटरव्यू बोर्ड काफ़ी पोलाइट था, मतलब वो जैसे फर्स्ट टाइम अगर मैं बताऊँ 2022 का मैं बताऊँ, उस टाइम मेरे साथ थे आर एन चौबे सर का पैनल था, मतलब 20 में और 22 में मेरे आर एन चौबे सर के अंडर ही आया था। इस साल पैनल चेंज हुआ था, मेरा आया था विद्युत बिहारी सर के अंदर। तो इस बार मुझे जो लगा, जो मेरा रहा कि वो बहुत जनरल क्वेश्चंस थे। स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड उतने नहीं थे जितने बहुत जनरल थे, जैसे आपके हॉबीज से रिलेटेड था। जो मेरी हॉबीज थी डांस से, या फिर जो मैं हॉली बुक्स पढ़ती हूँ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो वो काफ़ी मुझे ऐसा लगा कि बहुत जेन्युइन टॉक थी एक दूसरे से, तो मुझे वो कोई इतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं किया, बहुत नॉर्मल लगा और काफ़ी अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू। उन्होंने मुझसे लीप ईयर और ये सब पूछा, तो बहुत जनरल सा पेपर था। ज्योमेट्रिक मीन पूछा उन्होंने कि ज्योमेट्रिक मीन ही हम क्यों यूज़ करते हैं, और काफ़ी मैथ्स के भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे और बहुत जनरल क्वेश्चंस थे। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा इंटरव्यू इस बार बहुत ज़्यादा टिपिकल था, बहुत हार्ड था, बहुत नॉर्मल था, कैजुअल था। और मैंने इसमें इंटरव्यू में इस साल मुझे मिले हैं 104 मार्क्स। मैंने उसमें मुझे मिला और ये काफ़ी अच्छे मार्क्स लगे मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे 98 मार्क्स मिले थे, सेकेंड टाइम मुझे 68 मार्क्स मिले थे और थर्ड टाइम आई गॉट 104 मार्क्स, तो इट्स गुड। इसके अलावा इंटरव्यू का ड्रेस कोड मेरा साड़ी था। फर्स्ट टाइम मैंने सूट पहना था और 2 टाइम से मैंने साड़ी ही वियर किया था, क्योंकि आपको वहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि क्योंकि वहाँ पर कहीं न कहीं आपका ड्रेस कोड का भी मार्क्स इंक्लूड होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी दिख रही है। पर्सनैलिटी आपको बहुत कॉन्फिडेंट रखनी होती है वहाँ पर, कि आप उनके सामने चाहे गलत बोल रहे हैं पर इतना कॉन्फिडेंटली बोले कि हाँ, कि उन्हें ऐसा लगे कि नहीं, कुछ तो पढ़ा है। ऐसा हर चीज़ आपको आई ज़रूरी नहीं होती कि आपको हर चीज़ आती है, उन्होंने जो पूछ लिया आपको आता है। पर हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप से सॉरी, आप सॉरी बोल दीजिए और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको कुछ भी आता है, थोड़ा भी आता है, तो आप उस चीज़ को जवाब देने की कोशिश कीजिए। पर हाँ, ऐसा नहीं कीजिए कि आपको पता नहीं है और आपने कहीं भी अंधेरे में तीर मार दिया है, तो वो कहीं न कहीं गलत जाकर पड़ेगा, क्योंकि वो एक चीज़, एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं, उसी चीज़ को वो बार-बार रिपीट करते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके आप वो रहें जो आप हैं, रियल बन के जाएँ, तो वो आपको कहीं न कहीं प्रॉफ़िट देगा। अ, इसके अलावा मुझसे पूछा गया कि मैंने डेफ कैसे बनाया? तो डेफ नॉर्मल होता है, उसके अंदर ऐसे क्योंकि आईएएस लेवल पे काफ़ी डिटेल्ड डेफ होता होगा, मैंने कभी देखा नहीं है। पर जैसे हमारे डेफ में मोस्टली आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, ये सब रहता है। इसके अलावा आपकी हॉबीज़ पूछते हैं, तो हॉबी आप बहुत अच्छे से डालें, कि जो आप ऐसे नहीं कि आपका जो मन किया आपने वो डाल दिया। आप कुछ भी जो आप करते हैं, जैसे डांस है, स्पोर्ट्स है, आप वो डालिए उसके अंदर, जिससे आप रिलेट करते हैं। ठीक है। इंटरव्यू के आपके पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी कैसी की? ठीक है, तो मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग वगैरह नहीं जॉइन की थी। हाँ, इसमें 2 लोगों का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। एक डॉक्टर नियति सर, जो खुद आईएएस हैं, 2006 बैच में वो सेलेक्टेड हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे वो दिल्ली में ही हैं, लेकिन मैं यहीं से उनसे वीडियो कॉल से कनेक्ट हुआ करती थी। उन्होंने उसी पे मेरी काफ़ी हेल्प की है, मैं मार्च से ही उनके साथ कनेक्टेड थी। उन्होंने इंटरव्यू में मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। वो मॉक टेस्ट लेते थे, इसके अलावा कोई भी डिटेल्स होती थी, कोई भी ऑफ़िशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, तो वो चीज़ें प्रोवाइड करते थे। वो काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए। इसके अलावा मेरे एक फ्रेंड है, क्योंकि सर ऑलवेज़ अवेलेबल नहीं हो पाते थे, तो कहीं न कहीं अगर आपको रेगुलर चाहिए कि आप रेगुलर 1 घंटा किसी को मॉक इंटरव्यू दे लें, तो आपको कहीं न कहीं वो चीज़ प्रॉफ़िट करती है। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, उन्होंने मेरा रेगुलर वो चीज़ उन्होंने ली है, वो मुझे आउट ऑफ 10 मार्क्स भी देते थे। और वो कहीं न कहीं मुझे धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहा था। जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो लेवल अप हुआ।
तो ये मैं कहीं मानती हूँ कि हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए और वो तभी बिल्डअप होगा जब आप किसी से बात करें, अपने आप को अपने आंसर्स आप किस तरीके से पुट कर रहे हो, उसको आपको कोई बता दे कि हाँ, इस तरीके से आपने आंसर दिया, इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं है, तो आप काँच में देखकर अपने आप को जज कर सकते हैं कि हाँ, आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सेकंड पर्सन का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, क्योंकि आप जब अकेले में बात करते हैं तो अपनी गलतियाँ नहीं निकाल पाते हो, लेकिन हाँ, दूसरा आपकी गलतियों को वहीं कैच अप कर लेता है। तो मैं नियति सर का और अपने फ्रेंड का थैंक यू करना चाहूँगी। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा मेरा जो सर्विस प्रोफाइल है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का है। इसके अंडर आपको रीजनल ऑफिस भी मिल सकता है, मिनिस्ट्री भी मिल सकती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरे इंडिया का डेटा जो है वो हमारे अंडर ही रहता है, वो सब हमें ही करना है। इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी में क्या गलती नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे कि मैं थी 2018 में इंग्लिश को लेकर मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी कि इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी, ऐसे प्रिसाइज़ की प्रैक्टिस की मुझे नीड नहीं है। पर वो जो 1 नंबर से मैं तब रही तो मुझे बहुत दुःख हुआ और हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस आपको कहीं भी नहीं रखना है। यूपीएससी क्यों सेलेक्ट किया? तो यूपीएससी ड्रीम मेरा ग्रेजुएशन से ही था, पर यूपीएससी में इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है ये मुझे नहीं पता था। ये मुझे एमएससी के दौरान पता चला जब मेरे सीनियर्स प्रिपेयर कर रहे थे। यूपीएससी का मतलब मेरे लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही था और हाँ, कलेक्टर बनना कहीं न कहीं मेरा ड्रीम रहा था। लेकिन जब मैंने एमएससी में जब इस पोस्ट के लिए सुना तो मैंने इसी को अपना एम टारगेट बनाया और उसी को मैंने फाइनली मुझे वो चीज़ मिली, थैंक्स टू गॉड। एंड इसके अलावा खुद के नोट्स बनाएं या दूसरों के पढ़ें, तो आप ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप दूसरों के पढ़ें और उन्हीं पर डिपेंडेंट हो जाएं। आपको अपने नोट्स तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे, अब वो चाहे आप बुक से करिए या फिर आप किसी और के नोट्स पढ़ के खुद के प्रिपेयर कीजिए, वो आपको प्रिपेयर खुद के ही करने पड़ेंगे। मैंने भी खुद के ही किए थे। जैसे कि मैंने कहा कि पिछले साल काफ़ी बच्चों ने अपने टेलीग्राम चैनल्स बनाए, अपने मटेरियल्स वहाँ पर प्रोवाइड किए और वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो वैसे ही जैसे कि मैंने भी इस बार अपने टेलीग्राम चैनल पे, मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स बनाए हैं और अपने नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो आप उन नोट्स की हेल्प से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, पर आप उनके नोट्स पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको मेहनत करने से बचाएँगे और मेहनत कोई भी शॉर्टकट नहीं होता किसी भी फाइनल। आपको अगर अपना एम हासिल करना है तो आपको कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, कहीं न कहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर हार्ड वर्क से ज़्यादा आप स्मार्ट वर्क कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसको नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पीडीएफ निकलवाइए, पर कहीं न कहीं वो आपको अपने थॉट के, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, हेल्प आप कहीं से भी लीजिए, बुक से लीजिए, किसी और के नोट से लीजिए, वो आपके ऊपर है। इसके अलावा आप नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, तो वही है कि आप, जैसे कि मैं एक टाइम पर एक सब्जेक्ट लेकर चला करती थी। ऐसे नहीं कि आज मैंने प्रोबेबिलिटी उठा लिया है तो शाम को मैंने उसे इन्फ्लुएंस उठा लिया, ऐसा मैं नहीं करती थी। मैंने एक बार पेपर फर्स्ट उठाया, मतलब पेपर फर्स्ट मैं पूरा लेकर चलूँगी। पेपर फर्स्ट को मैंने उठाया, उसके बाद मैंने उसके जैसे प्रोबेबिलिटी का पार्ट मैंने उठाया, तो प्रोबेबिलिटी के मैंने नोट्स प्रिपेयर किए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व किए। एनए को, कंप्यूटर को और प्रोबेबिलिटी वाले पोर्शन को मैं अलग लेकर चला करती थी। मैं पहले प्रोबेबिलिटी कर लिया, एनए कर लिया, उन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ये आपको प्रॉफ़िट करेगा। इसके अलावा सबका अपना-अपना होता है, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वरी करती है, कोई एक साथ 2 पेपर पढ़ सकता है, कोई एक साथ 1 पेपर कर पाता है। जैसे मैं जीके को और अपने एक पेपर फर्स्ट को साथ लेकर चला करती थी। अ, साथ में जैसे अब पेपर सेकंड, तो एडिटोरियल्स तो मेरे कंटिन्यू चलते थे। इसके अलावा मैं अपनी जनरल साइंस को साथ लेकर चला करती थी और इसके अलावा अपना एक पेपर साथ लेकर चला करती थी। इसके अलावा अब हम पढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि आप ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, मैंने उसी के लिए पढ़ी थी। आप एनसीईआरटी तो बेस है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। अगर एनसीईआरटी आप यूज़ करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, पर जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था लेवल बुक से स्टार्ट किया था, लक्ष्मीकांत से मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम यूज़ की थी। तो एनसीईआरटी मैंने सिर्फ ज्योग्राफी के लिए पढ़ी है, बाकी मैंने किसी के लिए पढ़ी नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है।
यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट की, तो मैंने बता दिया है आपको कि मैंने 18 से स्टार्ट की थी, 19 मैंने ड्रॉप किया था, तो ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, जहाँ मैंने फाइनली सिलेक्शन लिया है। न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर जैसे कि मेरी आदत नहीं रही है न्यूज़पेपर पढ़ने की, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, पर मैं उतना कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाती थी। अ, आप अगर पढ़ सकते हैं वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ सकते तो एडिटोरियल आप पक्का लें, ये मेरी एडवाइस है, आप एडिटोरियल पक्का लें। मैगज़ीन्स मैंने विज़न आईएएस की मैगज़ीन्स कभी पढ़ी नहीं, पर उस एक यूट्यूब चैनल है, वो आपको मैगज़ीन्स पूरा एनालिसिस करके बताते हैं। तो मैंने वो यूट्यूब चैनल देखा था, क्योंकि कहीं न कहीं मैं वो चीज़ सुनकर गेट कर पाती थी कि हाँ, ये टॉपिक है, ये इसकी डिटेल्स हैं, तो मैं उसको कैच कर लेती थी और अपने थॉट के हिसाब से मैं उसे राइट कर लेती थी। तो इसलिए मैंने कभी कोई मैगज़ीन नहीं पढ़ी है। हाँ, विज़न आईएएस की जो पीडीएफ्स वगैरह हैं, मैंने वहीं से डाउनलोड काफ़ी की हैं, पर पढ़ी नहीं है कभी। मैंने वो यूट्यूब चैनल से वो हेल्प ली। आप लोग चाहेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो सारे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, एडिटोरियल मैंने कहाँ से लिया और मैगज़ीन्स की क्लासेस मैंने कहाँ से ली, वो सब आप टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम एडू स्टैटिस्टिक है, मतलब यूट्यूब चैनल भी मेरा एडू स्टैटिस्टिक है, और वहीं पे आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ कितनी इम्पोर्टेंट, टेस्ट सीरीज़ मैंने इसी साल लगाई थी। इसके अलावा मैंने पहले कभी नहीं लगाई। बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टेस्ट सीरीज़ स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए कोई अच्छी मुझे अभी इतनी लगी नहीं है। हाँ, पी स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल की मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, सांख्यिकी की भी मैंने ली थी। पर जो एक लास्ट में जो एनालिसिस होता है कि हाँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, वो कहीं न कहीं मुझे कमी लगी। पर हाँ, अगर आपको अपने 2 घंटे कैसे मैनेज करने हैं, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ लगानी है, तो इट्स वेल एंड गुड, आप किसी की भी ले सकते हैं। अ, वो आप पर डिपेंड करता है, सांख्यिकी फ्री में देता है, पी स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल का कहीं न कहीं थोड़ा चार्जेस है, तो आप वहाँ देख सकते हैं उस चीज़ को। और इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। 5 साल में जितने क्वेश्चन्स रिपीट हुए हैं, आप 5 साल क्या, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितने आपके पास अवेलेबल है, आप उनको सॉल्व कीजिए। काफ़ी सॉल्यूशंस आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड हो रखे हैं, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप मस्ट सॉल्व कीजिए। फर्स्ट, सेकंड पेपर के लिए, थर्ड, फोर्थ के लिए, सबके लिए सॉल्व कीजिए। इसके अलावा मैं डेली आवर्स कितना पढ़ती थी, तो मैं लाइब्रेरी जाया करती थी, और मेरा ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं था कि मैं कितना टाइम पढ़ती थी। मैं 2 साल से लाइब्रेरी जा रही हूँ। 2022 में मैंने लाइब्रेरी जॉइन किया था। पहले मैं घर पे ही प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि कोरोना टाइम था। उसके अलावा मैंने बाद में लाइब्रेरी जॉइन किया। लाइब्रेरी में मैं जब मन करता था, जितना टाइम मुझे नहीं पता, 7, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना भी वो हो पाता था, मैं लाइब्रेरी में ही बैठ के पढ़ती थी। तो मैंने कभी टाइम नहीं काउंट किया कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई कर ली है। जब तक माइंड फ्रेश है, तब तक मैंने पढ़ा है। जब माइंड फ्रेश नहीं है, तो कभी म्यूज़िक सुन लिया, कभी अपने आप को थोड़ा एंटरटेनिंग कर लिया, क्योंकि आप 1 घंटे से ज़्यादा आपका दिमाग काम नहीं कर सकता। आपको कहीं न कहीं 15 मिनट, 10 मिनट का गैप चाहिए। आप गाने सुनिए, आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर बीच में अपने आप को गैप दीजिए। ये कहना गलत नहीं है, आप स्नैप भी ले सकते हैं। मैं लाइब्रेरी में भी हेड डाउन करके 10 मिनट का स्नैप लिया करती थी, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, और आप जब कोई दूसरा टॉपिक उठाएँगे, तो वो आपको अच्छे से याद होगा। तो ये आप कर सकते हैं। मोटिवेशन कहाँ से मिला? तो सबसे पहले तो फैमिली आती है। फैमिली अगर सपोर्ट ना करे, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते लाइफ़ में। मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है, क्योंकि मैं 18 से तैयारी कर रही हूँ। कहीं न कहीं एक लड़की होने के नाते इतना टाइम देना, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अ, कि उन्होंने मुझे 4-5 साल दिए, इतने साल दिए कि आप अच्छे से तैयारी कर सको। तो सबसे पहला तो उन्हीं का है, उन्हीं को क्रेडिट जाता है। दूसरा मेरे भगवान जी, उन्होंने साथ दिया, और भगवान की दया से ही मैं आज सेलेक्ट हो पाई हूँ, प्लस मेरे फ्रेंड्स। जिन्होंने, क्योंकि फैमिली आपको टाइम दे सकती है, आपको फिज़िकली सपोर्ट कर सकती है, पर जो मेंटली सपोर्ट करता है, वो आपके फ्रेंड्स होते हैं, कि वो ऐसे कहते हैं कि नहीं, आप गिरे हो, आप उठ सकते हो, आप कर सकते हो। क्योंकि आप कहीं न कहीं, क्योंकि 2020 के एग्ज़ाम के बाद मैं कहीं न कहीं डिमोटिवेट हो गई थी कि नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, 3 नंबर से रह गई, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने दूसरी जो दोबारा जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने नेक्स्ट ईयर मार्च से स्टार्ट किया। काफ़ी कम टाइम के लिए मैंने वो स्टार्ट किया। हाँ, 22 वाला मैंने रिटर्न क्वालीफाई किया, पर कहीं न कहीं वो मुझे लगा कि वो टाइम जो मैंने खराब कर दिया, वो अपने डिमोटिवेशन में खराब कर दिया। पर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी हेल्प की कि आप मोटिवेटेड रहें। मेंटली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है मेरे फ्रेंड्स ने। तो मैं टाइम टू टाइम उनसे बात किया करती थी,
और अपने आप को मोटिवेट रख देती है। ऐसा नहीं है, काफ़ी नेगेटिव लोग आपके साथ होते हैं, तो आपको उनको दूर रखना है। आप सुनें सबकी, करें अपनी, ये हमेशा ध्यान रखें। डिमोटिवेट करने वाले लोग आपके पास हमेशा रहेंगे, मोटिवेट करने वाले भी रहेंगे। आपको लेना क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मीडियम मेरा इंग्लिश ही रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करें, तो मैं कभी इंस्टाग्राम पे नहीं थी, मैंने कोई भी सोशल साइट्स यूज़ नहीं किए सिवाय व्हाट्सएप के, तो इसलिए मैं इस चीज़ का आंसर कैसे कहूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल जैसे कि मैंने बताया कि एडिटोरियल मैगज़ीन्स के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप सोशल साइट्स को कैसे यूज़ करते हैं, आप उससे क्या सीख रहे हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कभी भी सोशल साइट्स का नेगेटिव यूज़ नहीं किया। जितना मुझे लगता था कि हाँ, मुझे कुछ देखना है या एंटरटेन करना है खुद को, तो यूट्यूब पे कभी शॉर्ट्स देख लिए, तो इंस्टाग्राम तो मैंने कभी चलाया नहीं। हाँ, अब मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, पायल मीना आईएएस के नाम से, आप वहाँ मुझे जाके जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्लान भी रखना चाहिए या नहीं? हाँ, तो जैसे कि मैंने 2023 जब मैंने 22 वाला अपना एग्ज़ाम दिया था, रिटन क्वालीफाई किया था, तो इंटरव्यू से पहले मैंने बीएड का एग्ज़ाम भी दिया था। बीएड के एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया था और मुझे कॉलेज मिल गया था यहीं पास में, तो मैंने वो जॉइन किया। मैंने उसको नेगलेक्ट नहीं किया कि मेरा इंटरव्यू है, तो मैं उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दूँ, क्योंकि कहीं न कहीं आपको प्लान भी रखना चाहिए अपनी लाइफ़ में। ऐसा नहीं है मैंने अपना टारगेट चेंज कर लिया, टारगेट मेरा तब भी आईएएस ही था कि मुझे करना यही है, पर प्लान भी मैंने हमेशा रखा कि हाँ, अगर आप बीएड, जैसे मैं अपने साथ में बीएड कर रही थी, तो वो मेरा प्लान भी था कि कहीं न कहीं अगर मैं कभी बाय चांस बाय नहीं हो पाता है, तो कहीं न कहीं मेरे पास भी ऑप्शन रहना चाहिए कि मैं एज़ एन टीचर अपनी इस अ, जो मेरी स्टैटिस्टिक्स में जो मेरी नॉलेज है, वो उसको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकूँ। खुद ना बन सकूँ, तो किसी को बना सकूँ। अगर ऐसा थॉट आपके मन में नहीं हो, तो आज टीचर्स आपको तैयारी नहीं करवा रहे होते। तो वो भी कहीं न कहीं फेलियर देख चुके हैं, तो अगर वो फेल होकर बैठ जाते, प्लान बी यूज़ नहीं करते, और बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो आज हम यहाँ नहीं होते। कहीं न कहीं जो आईएएस बन रहा है, उसको बनाने वाला भी कहीं न कहीं खुद तैयारी करके बैठा है। तो टीचर तो वेल इन सबसे बड़े होते हैं। तो इसलिए मैंने अपने साथ में बीएड भी मेरी चल रही थी और मैंने रेगुलर रह के अपनी तैयारी की है। तो प्लान भी आप रखें, ऐसा कुछ नहीं है, जो रखना चाहता है वो रख सकता है। पर हाँ, कि कितने टाइम के बाद प्लान प्लान भी रखना चाहिए, तो जैसे कि मैंने 18 दिया, 20 दिया, 22 में जाकर मैंने अपना प्लान बी चूज़ किया कि हाँ, 3 अटेम्प्ट के बाद मुझे कहीं लगा कि प्लान बी होना चाहिए, तो वो मैंने रखा। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको अपना माइंड खुद सेट करना होता है, कोई आपको ये चीज़ नहीं सिखा सकता। जैसे मैंने कहा कि मैं कभी भी इंस्टाग्राम पे नहीं थी, फेसबुक मैंने कभी नहीं चलाया है, तो ये मैंने खुद ही दूर किए हैं, किसी ने मुझे इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं किया कि आप ये चीज़ें मत चलाइए। वो कहीं न कहीं मैं खुद ही बाउंडेड थी कि नहीं, मुझे जब मैं कुछ बन जाऊँगी, तो मैं ये सब चीज़ें खुद अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर लूँगी। हाँ, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और मेरी टिप्स आपके लिए यही रहेगी, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस मस्ट है। आप जितना कंसिस्टेंटली तैयारी करेंगे, रेगुलर रहेंगे, उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि एक बार में अगर आपका नहीं हुआ, तो आप दूसरी बार तैयारी ना करें। 22 का जब मेरा रिज़ल्ट आया था, मैं 1 घंटे के बाद लाइब्रेरी चली गई थी, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं अपना टारगेट फुलफ़िल करना था। तो आपको भी वही कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है कि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल भी नहीं होगा, नहीं। अपने आप को मोटिवेट रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, हर चीज़ को वापस से रिकवर होने में टाइम लगता है। हाँ, मुझे भी 1 वीक, 2 वीक्स लगे, बार-बार थॉट्स आते थे कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कहीं न कहीं फ्रेंड्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा, उन्होंने मुझसे बात की कि नहीं, तुम कर सकती हो, 1 नंबर की बात है, नहीं हो पाया, कभी-कभी किस्मत भी आपका साथ नहीं देती, तो अगले साल देगी। तो उसी बिहाफ़ पे, उसी पॉज़िटिविटी के साथ मैंने तैयारी की है, तो मेरी टिप्स यही है आपके लिए कि आप कंसिस्टेंसी रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका प्रॉफ़िट होगा। तो चलिए, अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेती हूँ। कितना टाइम देना चाहिए इंग्लिश को? तो जैसे कि आप के ऊपर डिपेंड करता है। रोज़ आप 1 घंटा दे सकते हैं। जैसे आपने एडिटोरियल देख लिया 1 घंटा, डेढ़ घंटा, तो कहीं न कहीं वो आपकी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लगता है कि आपको इंग्लिश को कितना टाइम देना चाहिए। जैसे मैं एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाती थी, कि ऐसा नहीं है मैंने जीएस को साथ लिया है, तो मैंने एक पेपर को भी साथ लिया है। इस तरीके से मैंने जीके के मतलब इंग्लिश के लिए पर्टिकुलर कोई बुक नहीं पढ़ी है। एडिटोरियल ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है, और एक बार मान लीजिए 15-20 दिन आपने इंग्लिश को दे दिए,
कोई अच्छे से ऐसे लिख लिए, आपने कुछ पैराग्राफ्स लिख लिए, तो वो आपको प्रॉफ़िट करेंगे। आप 5 साल के पेपर्स देख लीजिए, वहाँ से पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं और वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो आपको कैसे एनालाइज करना है, आप टॉपिक वाइज कीजिए। जैसे आपने एक बार एनए को ले लिया, एक बार आपने कंप्यूटर को ले लिया, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने उनको सॉल्व करके देखा। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, आप किसी की भी हेल्प से उसे सॉल्व कीजिए और उसको कहीं अच्छी सी जगह पर लिख कर रखिए कि तब भी आपको जरूरत पड़े आप उनको देख सकें। यही एनालाइज करने का तरीका है कि एक बार में एक टॉपिक लीजिए, प्रोबेबिलिटी के सॉल्व करने हैं प्रोबेबिलिटी के कीजिए, एनए के करने हैं एनए के कीजिए। इन्फ्रेंस में भी यही है, इन्फ्रेंस टाइम और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो गया, अनोवा हो गया, तो उनके क्वेश्चंस को आप डिवाइड कर दीजिए और उस हिसाब से एनालाइज कीजिए। थियरी पेपर कैसे रिवाइज करें? तो थियरी पेपर को रिवाइज करने के लिए आप पहले तो टॉपिक क्लियर कीजिए। जैसे कि अगर आपने इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, आप उसको नोट्स बनाने के बाद एटलीस्ट उसको एक बार पढ़ें, उसके बाद अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करें, उसके बाद उसके नोट्स बनाएं, फिर उसको रिवाइज करें। आपका जहां तक है कि कम से कम फैब तक आपके सारे नोट्स और एक बार उनका रीडिंग लर्निंग हो जानी चाहिए, ताकि मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने होते हैं, आपको 20 दिन भी लग सकता है किसी पेपर को रिवाइज करने में, कोई 15 दिन भी लगते हैं। जैसे कि काफी टाइम से मैं तैयार कर रही थी, तो जैसे डेमोग्राफी को रिवाइज करने के लिए मुझे सिर्फ 10 दिन लगते थे, ज्यादा टाइम नहीं लगता था। कभी कभी तो 2-3 दिन में भी वो रिविजन हो जाता था। तो वो चीज़ है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी से चीज़ें पढ़ रहे हो, कितना अच्छा लर्न कर पा रहे हो, कितनी जल्दी आप चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर पा रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वरी करती है। और थर्ड डे कैसे रिवाइज करें? तो रिवीजन उस वक्त होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप पहले दिन 3 घंटे का पेपर दे रहे हो, 2 घंटे गैप है, फिर 3 घंटे का पेपर दे रहे हो। आप घर आके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को भी रिवाइज नहीं कर सकते। आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि मैंने किए थे इस साल, अपने सारे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए और लास्ट में सिर्फ उतना ही आप पढ़ सकते हो। आपने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, इतना आप कर सकते हो। इसके बाद क्योंकि आपको जितना अपना माइंड फ्रेश रख सकते हो एग्जाम के उन 3 दिनों में, उतना वेल एंड गुड है। क्योंकि अगर आप रिवाइज करने लगे कि हाँ मैं रिवीजन कर लूँ, मैं सब कुछ पढ़ लूँ, तो वो नहीं हो सकता। इज इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको नींद लेना बहुत जरूरी है। अगले दिन आपको 3 घंटे सुबह बैठना है, 2 घंटे गैप के बाद फिर आपको 3 घंटे बैठना है। तो वो चीज आपको हमेशा दिमाग में रखने की, रिवीजन आपका एग्जाम से 2 दिन पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस तरीके से हो जाना चाहिए कि अब आपको उसको रिवाइज करने की नीड नहीं है। बस आप एक सरसरी निगाहों से उसे देख लें, बस इतना आप कर सकते हैं। और मैंने कौन सी मिस्टेक की थी, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि मैं इंग्लिश के पेपर से ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो वो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखा। दूसरी बार जैसे कि कहीं न कहीं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उतने अच्छे लेवल पे सॉल्व नहीं किए थे। मेरा कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा वीक भी रहा है, इसलिए मेरा कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट रहा। मेरा डिस्क्रिप्टिव अच्छा था, पर डिस्क्रिप्टिव में डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर आपको कितने अच्छे मार्क्स दे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आपके हाथ में नहीं होता। कैलकुलेटिव आपके हाथ में होता है कि आपने जितने क्वेश्चन सही किए हैं, वो सही हैं, जो गलत हैं, सो गलत हैं। पर डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं है, वो सामने वाला जो चेक करेगा वो मार्क्स देगा। और मेरा बस यही नेगेटिव पॉइंट रहा कि मेरा डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कैलकुलेटिव। टाइम टेबल जैसे आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं जैसे कहूँ तो मेरे पास बीएड भी था, मैं रेगुलर थी। हाँ, टीचर्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे 11 बजे वो मुझे छोड़ दिया करते थे। कॉलेज 1:30 बजे तक का था, पर मुझे हाफ डे प्रोवाइड किया जाता था जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रिपरेशन, और ड्यू टू माय मॉम्स हेल्थ वाज़ नॉट सो गुड, सो इस वज़ह से मुझे वो हाफ डे प्रोवाइड किया करते थे। मैं 12 बजे लाइब्रेरी जाया करती थी और हाँ, 4-5 बजे मैं एक बार थोड़ा अपने आप को सेट करने के लिए घर भी आया करती थी, और फिर रात को 9, साढ़े 9, 10 जितना मुझसे हो पाए उतना मैं करती थी। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मेरा कोई टाइम टेबल। मैं फिर से रिपीट कर सकती हूँ कि हाँ, मैंने अपने एक पेपर को ही एक टाइम पे लिया है। ऐसे नहीं कि मैं अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ रही हूँ तो साथ में मैंने वाइटल ले लिया, नहीं, इतना मुझसे नहीं हो पाता था। मैं एक टाइम पे सारा दिन उसे पढ़ सकती हूँ, पर बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए एक पेपर को एक बार एक साथ 2 पेपर पढ़ते हैं, ताकि वो बोर हो जाते हैं। वो पर्सन टू पर्सन वरी करता है, इसलिए वो सब आप पे डिपेंड करता है। मार्च से जून आप सिर्फ रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है। आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो आप जैसे आपने 20 दिन अगर फर्स्ट पेपर को दे दिए, 20 दिन आपने सेकंड पेपर को दे दिए, इस तरीके से आप रिवीजन के टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने पहले सॉल्व कर लिए हैं या अब आप उनको लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और अब इस वक्त टाइम सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी होंगी, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए।
कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि मुझे अपना टारगेट पाना है, करना है, तो वही आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा। जितना आप अपने टारगेट के लिए ट्रूथफुल रहेंगे, उतना ही आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। जितनी शिद्दत से आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे, तो वही आपकी कंसिस्टेंसी बना देगा। इसके अलावा लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाने चाहिए, तो मैंने नोट्स कभी नहीं बनाए। मैं उन्हीं को हाईलाइट किया करती थी, क्योंकि आप जितना अपना टाइम बचा सकते हो बचाइए। पर हाँ, अगर आपके पास टाइम है और आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। पर मैंने बुक से ही डायरेक्ट पढ़ा था। मैंने कभी कोई नोट्स नहीं बनाए स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत के लिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम एड्यू स्टैटिस्टिक है। आप यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल। टेस्ट सीरीज अभी मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी या फिर हो चुकी होंगी। आप वहाँ से आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि किसकी भी टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं या नहीं। अभी मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। पेपर फॉर्मेट रिलेटिव कौन कौन सी टॉपिक इजी हैं। जैसे मैं तो डेमोग्राफी और एसक्यूसी पे, अब जैसे अगर आपका कैलकुलेटिव पार्ट अच्छा है तो आप मल्टीवेरिएट पे जा सकते हैं, पर मेरा डिस्क्रिप्टिव अच्छा था इसलिए मैंने डेमोग्राफी और एसक्यूसी लिया। तो ये आपके ऊपर है कि आपका कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा है। मैंने अपनी रिवीजन स्टडी बता दी है। कोचिंग अगर आपको लगता है आपको लगानी चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे लिए सेल्फ स्टडी, क्योंकि कोचिंग के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। कोचिंग आपको कुछ घोल के नहीं पिला देगा, आपको पढ़ना खुद से ही पड़ेगा। तो हाँ, अगर आपको कुछ मटेरियल इशू है कि आप सोर्सेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो या आपको कोई मटेरियल कहीं से भी नहीं मिल रहा है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके पास वहाँ अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतने कोचिंग्स अवेलेबल नहीं थे, जो थे वो बहुत कॉस्टली थे और शायद मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पाती थी। इसलिए मैं अपनी सेल्फ स्टडी ही कर रही थी और उसने मुझे प्रॉफिट किया। और आपको भी सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, कोचिंग भी करेंगे तो भी आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। सेल्फ स्टडी इज मस्ट। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? तो इंटरव्यू की तैयारी अगर आपके पास कोई है कि आपको तैयारी करवा सकता है, जैसे कोचिंग है वगैरह है, तो आप ले सकते हैं। जैसे हमारे पास अवेलेबल ही नहीं था, तो ये तो हम क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास जैसे डॉक्टर निधि जोशी सर हैं, वो खुद आईएसएस हैं, वो मेंटोरशिप करते हैं। वो बच्चों को समझाते हैं कि आपको कैसे अपने इंटरव्यू में अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। उन्होंने ही मेरी तैयारी करवाई और मेरे फ्रेंड्स ने जो मेरे इंटरव्यू लिया करते थे, तो उनका काफ़ी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि किसी की हेल्प ले सकते हैं। एग्जाम फियर बहुत होता है। हाँ, मुझे भी होता था। एग्जाम का फोबिया सबको होता है, पर अपने आप को कूल डाउन रखना पड़ता है कि एग्जाम में वो प्रेशर आपको उतना हावी ना हो जाए। क्योंकि जैसे आप 2 घंटे में सॉल्व कर रहे हो और आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो आप डर जाते हो कि अरे ये सिंपल, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे एक सिंपल क्वेश्चन भी वहां नहीं निकलेगा और बाद में बाहर आकर आप उसे ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो उस वक्त अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उसे छोड़िए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि एग्जाम के फियर्स को अगर आपने अपने ऊपर हावी होने दिया तो वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव लेकर आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो एग्जाम का फियर तो बिल्कुल नहीं रखना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम का फियर आपका जाता रहेगा। और दोस्तों से बात करते रहिए, वो आपको कॉन्फिडेंस देते रहेंगे कि आपको मोटिवेट रखेंगे, तो ये आपको काफी हेल्पफुल करेगा। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? तो आई एम ट्रूली स्पीकिंग, मैंने कभी आंसर राइटिंग उस लेवल पे नहीं किया है कि मैं पेपर्स लिख रही हूँ, तो मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ चीजें पढ़ी हैं, समझी हैं। और हाँ, जैसे मैं अपनी राइटिंग सुधारने के लिए कभी कभी कुछ लिख लिया करती थी, पर ऐसे मैंने पर्टिकुलर आंसर राइटिंग के लिए कभी ऐसे नहीं कि कॉपी और पेन लेके बैठी हूँ और मैंने लिखा है काफी, तो वो मैंने नहीं किया है। पर अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो हाँ, 4 टू 5 मंथ्स बिफोर आप वो चीज़ कर सकते हो। कि हाँ, आपको धीरे-धीरे, क्योंकि आप लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी मिस्टेक्स आपको पता चलेगी, तो वो धीरे-धीरे इम्प्रूव होगी। हाँ, हर संडे टू संडे या महीने में 1 बार आपने आंसर राइटिंग कर ली, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना टाइम दे सकते हो कि संडे टू संडे आपने उस चीज़ को टाइम दे दिया, आपने आंसर राइटिंग कर ली। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट देगा आपको। हाँ, मैंने नहीं लिखा, तो वो थोड़ा-सा मैं सॉरी हूँ उस चीज़ के लिए। आईएसएस के लिए यूजफुल वेबसाइट तो मोस्पाई है। आप मोस्पाई पे जा सकते हैं और वहाँ से आपको ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की पूरी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी और ये आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा
आप यूपीएससी के लिए अगर आप देखना चाहते हैं कौन सी वैकेंसी आती है, तो आप यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ आप जा सकते हैं। तो सबके क्वेश्चंस आंसर राइटिंग में पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखना चाहिए? तो पॉजिटिव अप्रोच रखने के लिए आपको अपना माइंड सेट करना होगा कि आपके पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे, तो आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। अगर आप जितना अच्छा सोचेंगे, उतना ही आप अच्छा लिख पाएँगे। तो वो आपके माइंडसेट के ऊपर है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि आंसर राइटिंग आप किसी और के थॉट से नहीं लिख सकते हो। आप जितने अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, उतना ही आपका आंसर पॉजिटिव निकल के आएगा। और आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए? तो आंसर में सबसे पहले जो कर आपका जो टॉप क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, अगर वो करंट से रिलेटेड है, तो आप पहले उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें। उससे रिलेटेड अगर पहले कोई इश्यू है, तो आप उस चीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं। मैंने अपने जीएस के पेपर में हर क्वेश्चन के बाद एक कंक्लूजन ज़रूर प्रोवाइड किया था, एक पॉजिटिव अप्रोच प्रोवाइड की थी, और वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही थी। तो अब सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो थैंक यू यूपीएससी टाइम्स, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि ताकि मैं आप सबके साथ लाइव इंटरेक्ट हो सकूं और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एडू स्टैटिस्टिक, और वहीं से आप को टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप मुझसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, वहाँ आपको मेरे नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। recollect in our mind after choosing the book. Intuition. अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, तो बेस्ट होगा कि आप उसके नोट्स प्रिपेयर करें। दोबारा बुक पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बुक काफ़ी बड़ी होती है और सब मटेरियल इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। आप उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप उसे लिखिए और उसको रिवाइज़ कीजिए। बुक रिवाइज़ करना इज़ नॉट सो गुड। तो ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।